हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल का जो बाकी का जो पार्ट है उसके अंदर हम स्टडी करने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज। क्या पढ़ेंगे हम? मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? इसके अंदर देखो, हमने पढ़ा था कि जो मेटल है वो डिफरेंटली रिएक्ट कर रहे थे। कुछ मेटल थे वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव थे, कुछ क्या थे, कम रिएक्टिव थे। ठीक है, तो इसलिए जितने भी जो रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको क्या है, हमने उनकी रिएक्टिविटी जो डिक्रीज हो रही है उसके ऑर्डर के अंदर रख दिया है। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है। ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा जो एलिमेंट है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव दे रखा है। ठीक है, तो ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक। ठीक है, और फिर अपने को दे रखा है जैसे यहाँ आयरन। ठीक है, फिर लेड, फिर जो अपने को हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, और सबसे लास्ट में अपने को क्या दे रखा है, गोल्ड दे रखा है। तो ये अपने को दी हुई है रिएक्टिविटी सीरीज। जिस रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको रखा गया है, जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको ऊपर रखा गया है। ठीक है, ये क्या है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और ये जो अपने को दे रखे हैं ये मॉडरेटली रिएक्टिव है, जो बीच वाली रिएक्शन वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद अपने को दे रखे हैं लो रिएक्टिव, एक्सट्रीमली लो रिएक्टिव जो एलिमेंट्स हैं वो दे रखे हैं। ठीक है, तो अब जो रिएक्टिविटी सीरीज में हमने अलग अलग एलिमेंट्स देखे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर आगे जो अपने को जो टॉपिक दिया हुआ है उसके अंदर पूछा गया है कि जो मेटल और नॉन मेटल है उनकी रिएक्शन किस तरह होती है। ठीक है, तो वो टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं, हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। तो यानी ये आपको बस कंसेप्ट क्लियर ही है कि रिएक्शन ऑफ मेटल, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी मेटल की किसके साथ है, नॉन मेटल के साथ। तो किस तरह होती है, हमें पता है कि जो मेटल होते हैं, मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं। जबकि नॉन मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं उनको क्या बोलते हैं, नॉन मेटल। तो सीधी सी बात है कि मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन कैसे करेंगे, मेटल इलेक्ट्रॉन देंगे, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो इस तरह जब उनके बीच में जो रिएक्शन होगी, ठीक है, तो इसी तरह वो रिएक्शन करेंगे। तो यानी इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन के थ्रू क्या करते हैं, वो आपस में रिएक्शन करते हैं, और जो कंपाउंड मिलेंगे उनको क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि ड्यूरिंग रिएक्शन के दौरान क्या करते हैं, मेटल लॉस इट्स इलेक्ट्रॉन एंड नॉन मेटल क्या करते हैं, गेन इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है, तो जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके कैटायन बनाते हैं, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएंगे, एनायन। जैसे यहाँ पे अपने को सोडियम दिए, 11 एटॉमिक नंबर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को दिए। ये सोडियम क्या करता है, हमें पता है अपना वैलेंस सेल पूरा करने के लिए मेटल अपना जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका लॉस करेगा। तो इसके वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका लॉस करके ये क्या करेगा, अपना सेल क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इस पे क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये क्या बना दिया, इसने कैटायन बना दिया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लिया किसने, मान लो इस साइड, दूसरी साइड क्या है, क्लोरीन है, जिसके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। वो इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लॉस किया था उसी इलेक्ट्रॉन को इसने गेन कर लिया, तो इसका जो सेल है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यानी हमने देखा कि मेटल ने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, नॉन मेटल ने इलेक्ट्रॉन गेन किए। तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाया, एनायन बनाया। तो इसी तरह मेटल और नॉन मेटल क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो आप रिएक्शन किस तरह लिखोगे कि मेटल नॉन मेटल जो होते हैं वो रिएक्शन किस तरह करते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं वो तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं,
और मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। तो इस तरह आपने शो करना है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया तो उस पर प्लस आ गया, क्लोरीन ने लिया तो उस पर माइनस आ गया। तो ये जो कंपाउंड अपने को मिलते हैं, यानी जो कैटायन और एनायनिक स्पीसीज जो आपस में कंबाइन होके जो कंपाउंड बनाते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड्स बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद आप काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन कर सकते हो, बस बाकी सारा कंसेप्ट बेस्ड है। आपको एग्जाम्पल दिए हो, जैसे मैग्नीशियम है, इसकी रिएक्शन कह दें कि क्लोरीन के साथ किस तरह रिएक्शन करेगा, तो आपने इसको शो करना है कि क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, जबकि मैग्नीशियम के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है। तो मैग्नीशियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उनका लॉस करेगा। तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव आ जाएगा। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो उस पर 1 माइनस आ जाएगा। क्लोरीन है कितने, 2। तो इस तरह मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाएगा। तो इस तरह आपने आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन शो करनी है। उसके बाद जो अपने को दिया है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं। किसके, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, पहली बात आपको ध्यान रखनी है, वो क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। दूसरे वो क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर वो पुअर कंडक्टर होते हैं, बट वो क्या होंगे, एक्वस सॉल्यूशन। अगर आपसे पूछा जाए एक्वस सॉल्यूशन है या वो क्या है, मोल्टन स्टेट में है, मोल्टन स्टेट में क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होते हैं, क्योंकि इस स्टेट में क्या होते हैं, फ्री आयंस क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, फ्री आयंस आर प्रेजेंट। इन दोनों स्टेज के अंदर क्या होते हैं, फ्री आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इनका क्या होता है, हाई मेल्टिंग और हाई क्या होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू, क्योंकि हमें पता आयनिक कंपाउंड्स में आयन प्रेजेंट होते हैं, तो आयंस के बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आप लिखोगे ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू लॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है आयनिक कंपाउंड्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एक तो कैटायन होगा, दूसरा क्या होता है, एनायन होता है। इन दोनों के बीच में जो फोर्स काम करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इसको हम कॉलम्स लॉ से निकालते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर आपसे पूछा जाए तो ये इनके बीच में डिस्टेंस है, तो इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा वो क्या होगा, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। तो जो फोर्स होता है ना, वो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, Q1 Q2 अपॉन क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा। या आप लिखोगे F किसके इक्वल आ जाएगा, K कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी दो आयन के बीच में, उतना ही वीक फोर्स होगा, और जितनी कम डिस्टेंस होगी उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आयनिक कंपाउंड में। एक इसका रह गया। अगर हम बात करें क्या, सोल्युबिलिटी की, तो सोल्युबिलिटी की हम बात करें तो ये क्या होते हैं, पोलर कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं, ये पोलर कंपाउंड्स होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर। किस में सोल्यूबल होते हैं, ये वाटर के अंदर, सोल्यूबल इन वाटर, क्योंकि वाटर भी क्या होता है, पोलर होता है। ठीक है, पानी के अंदर ये आयनिक कंपाउंड क्या है, घुल जाते हैं। जैसे आपने नमक देखा है घरों में, वो क्या एक आयनिक कंपाउंड ही होता है, NaCl। ठीक है, तो ये हो गए आयनिक कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, अकरेंस ऑफ मेटल। ठीक है, तो वो देखेंगे।